तो ये भट्ठे जो हैं लीगली तरीके बिल्कुल से? सर, लीगल तरीके से चल रहे हैं। अच्छा जी सर। और लाइसेंस वगैरह है? बिल्कुल सर, है, लाइसेंस है। रिन्यू भी करवाया हुआ? टाइम टू टाइम रिन्यू करवाया हुआ है। 2017 के बाद हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ये हम ही नहीं है, सब भट्ठे जितने भी हैं जम्मू प्रोविंस में सबके अप्लाई हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई हो रखे हैं। 2023 तक हमारी फ़ीस भरी हुई है। वो डीसी ऑफिस में फाइलें हमारी वहाँ पे ही है। कि शिकायतकर्ता महक आनंद ने जितने भी आरोप लगाए हैं ना केवल वो बेबुनियाद हैं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इन आरोपों को अपना कोई निजी स्कोर सेटल कर जमीन अपनी खाली करवाने के चक्कर में था। तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इन्वॉल्व करके और इसने उसमें हमारे चेयरमैन थे श्री श्रेष्ठ चुग साहब, मेरा नाम, मेरे रीजनल डायरेक्टर का नाम, मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नाम, फिर जो हमने क्लोजर पहले इशू किया जिसको हमने बाद में विड्रॉ किया ऑन मेरिट, उसमें डिप्टी कमिश्नर जम्मू का नाम, उनके तहसीलदार का नाम, एसीआर का नाम, फिर तहसीलदार का नाम। जी मेरे को लगता नहीं है कि इसने 10-12 लोगों का नाम लिया कि सारे के सारे गवाह हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। ऐसा इसने फेक और फ्रिवलेंट बिल्कुल एलिगेशन सारी दुनिया पे लगा दिए। जो भी कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस इसको मिसयूज किया है अपने पर्सनल गेन के लिए। हाँ, अपने और वो भी गलत तरीके से। लैंड ग्रैबर है, मेरे को अभी पता चला कि उन लोगों के नाम, तो इसका उस लेडी जिनके नाम पे इन्होंने दिया है वो भी बड़ा मशकूक सा लगता है, रिलेशन इनका भी कर रहा है। मेरे को कहीं से इनपुट भी मिला है, बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है, ब्लैकमेलर है। यही विजिलेंस भी मैंने सुना कोई FIR वगैरह हुई है, कोई MBBS सीट का कुछ धंधा करते हैं। आप थोड़ा सा इसको खंगालिएगा, ये लोग ठीक नहीं है समाज के लिए। बड़े एक मर्तबा फिर से तमाम दर्शकों का कार्यक्रम सत्यमेव जयते में हार्दिक अभिनंदन। भारत जैसे विकसित होते देश की ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की अगर हम बात करें तो अमूमन देखा ये गया है कि जब कभी इस पर सवाल आयद होते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बनकर सामने आता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक शाश्वत सच है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और आज भी इस देश में ऐसे अधिकारियों की कोई कमी नहीं है जो न केवल अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं बल्कि उनकी ये कोशिश भी रहती है कि पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक इंसाफ पहुंच सके। बावजूद इसके ऐसा भी देखा गया है कि बहुतेरी मर्तबा ऐसे वो तमाम लोग जो खुद के साथ नाइंसाफ़ी की दुहाई देते हैं, इंसाफ के लिए एक लंबी जद्दोजहद का दावा करते हैं, वही तमाम लोग जब विस्तृत ढंग से कोई जांच होती है तो उसमें स्वयं दोषी पाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज से करीब 2 दिन पहले तब सामने आया था जब जम्मू शहर के एक माने हुए RTI एक्टिविस्ट ने हमारे इसी मंच से ये दावा ठोकने की कोशिश की थी कि शहर के कुछ एक आला अधिकारी टेंटेड हैं या हम कहें परोक्ष रूप से उन्होंने ये आरोप मढ़ने की कोशिश की थी कि वो तमाम के तमाम अधिकारी जिनका नाम उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म था उस पर भी लिया कि भ्रष्टाचारी हैं, हम यूँ कहें, या टेंटेड हैं, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। यद्यपि अगर हम बात करें प्रोफेसर भल्ला की, उन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और मेरा जो अनुभव उनके साथ रहा है निश्चित तौर पर वो बाकमाल था और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जम्मू शहर में भ्रष्टाचार के ऐसे कई बड़े मामलों का खुलासा किया जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक आमजन के लिए भी राहत की बात थी। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष को ये अथॉरिटी हासिल हो जाती है कि वो बिना किसी जांच के या बिना बड़ी गहनता से कोई पड़ताल किए किसी भी अधिकारी विशेष को कटघरे में खड़ा करे। अब क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसके पीछे की असली कहानी, इसे समाचार अपनी आज की इस कड़ी में आपके समक्ष रखने जा रहा है। बताते चलें कि करीब 90 के दशक में जम्मू शहर के एक व्यवसायी जिनका नाम रविंद्रनाथ आनंद था, उन्होंने शहर के बाहरी इलाके अखनूर के एक गांव कंगरेली में कोई 8 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो खरीदी। ज़मीन खरीदने के पीछे की जो मंशा थी वो ईंट भट्ठों को स्थापित करना था और उन्होंने 2 ईंट भट्ठे जो हैं उस ज़माने में वहाँ पर लगाए भी।
ये वही दौर था जब उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत थी और उन्होंने एक बैंक के साथ साथ एक जो सरकारी सहकारिता थी जिसे स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, उससे भी लाखों रुपए का ऋण जो है वो उस ज़माने में लिया था। कुछ एक सालों के बाद जो रिकॉर्ड हमें उपलब्ध है अगर उसकी माने तो एसएफसी ने उन दोनों यूनिट्स को सिक घोषित कर दिया और नीलामी के लिए, ताकि जो पैसा एसएफसी ने बतौर लोन जो आवेदक को दिया था उसकी भरपाई हो सके, नीलामी की घोषणा की थी। हालांकि बाद में दिवंगत आनंद के परिवार ने यह आरोप लगाया कि नीलामी जो है वो सही ढंग से नहीं की गई थी और ये बात एक एंटी करप्शन कोर्ट में साबित भी हुई। इसके पीछे बहुतेरे कारण उस जजमेंट में बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब नीलामी की बात आई थी तब जो तत्कालीन कर्ता धर्ता थे उस सहकारिता के एजाज इकबाल, जो बाद में रियासत के कमिश्नर सचिव बने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने अपनी पोजीशन का नाजायज़ और बेजा इस्तेमाल किया था और एक पूरी प्लानिंग के साथ इस नीलामी को इस ढंग से अंजाम दिया था कि कौड़ियों के भाव में वो दोनों यूनिट और वो ज़मीन जो है वो किसी और शख्स ने खरीद ली थी। जिस शख्स पर ये आरोप लगे थे उसका नाम राकेश चौधरी है, वो भी जम्मू का एक माना हुआ व्यवसायी माना जाता है। और अदालत के इस फैसले में अलग अलग दफ़ाओं के तहत न केवल राकेश चौधरी को बल्कि एजाज इकबाल को और चौधरी के कुछ एक सहयोगियों को भी कानूनन दोषी पाया गया था। और जो रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है जिसकी मैं बात करूं तो उसके लिहाज से सीआरपीसी की धारा 467, 68, 71, 19, 420, 201 और 120 बी के तहत इन तमाम आरोपियों को दोषी पाया गया था। तो ये था वो पूरा मामला जिसमें एक बात तो तय हो गई कि कहीं ना कहीं आनंद परिवार के साथ जाती हुई थी और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो किसी सरकारी कुर्सी पर बैठे थे और जिन्होंने अपने जाति मफाद के लिए एक बने बनाए खड़े यूनिट को कौड़ियों के दाम में बिकवा दिया। अब इस कहानी का दूसरा पहलू जिसका हम जिक्र आपके सामने करना चाहते हैं वो तब सामने आता है जब आज से कुछ दिन पहले राजीव गंडोत्रा नामक एक शख्स डीसी कार्यालय पहुंचता है। राजीव शिकायतकर्ता महक आनंद का हवाला देते हुए एक लिखित में शिकायत जो है वो डीसी ऑफिस में मुहैया करवाता है, देता है, जिसमें वो सर्वप्रथम एंटी करप्शन ब्यूरो के खत का हवाला देता है और फिर दावा करता है उसी गांव के समीप बने 2 और ईंट भट्टों का, जिनके नाम वो अपनी इस शिकायत में नॉर्दर्न ब्रिकलिन और नेशनल ब्रिकलिन बताता है। आरोपी अपनी शिकायत में ये भी कहता है कि पिछले 2 दशकों से ये दोनों ईंट भट्टे कानूनन रूप से अवैध थे और अवैध ढंग से चलाए जा रहे थे, यानी नियमों का फालूदा बनाया गया था। और इस शिकायत में सीधे शब्दों में तहसीलदार भलवाल से लेकर डीसी ऑफिस के कई अधिकारियों का जिक्र इस शिकायत में किया गया है, बिना नाम लिए, कि वो तमाम के तमाम लोग भी इन ईंट भट्ठा मालिकों के साथ मिले हुए थे और नियमों को ताक पर रखकर इन दोनों भट्टों को चलाया जा रहा था। आरोप इस शिकायत में यह भी मढ़ा गया कि इसी गांव के एक स्थानीय हाई स्कूल में, जो सरकारी हाई स्कूल है, उस सरकारी स्कूल की जो भौतिक दूरी है वो ईंट भट्टे से महज कुछ 100 मीटर की है, जबकि कानूनन ये दूरी 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। अब जबकि ये शिकायत डीसी ऑफिस पे पहुंची और जिस तरह के आरोप लगे थे उस पर बड़ी गंभीरता से संज्ञान लिया गया और तदोपरांत एक जो आधिकारिक अधिसूचना है वो विभाग जारी करता है और उस सूचना का जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट अर्जेंट लिखा जाता है। इस अधिसूचना में एडीसी जम्मू राकेश दुबे, डिविजनल ऑफिसर जम्मू नॉर्थ जेकेपीसीबी को, तहसीलदार भलवाल को, जेडीओ भलवाल को और पुलिस स्टेशन गरोटा के एसएचओ को मौके पर तलब करते हैं। तारीख 21 सितंबर तय की जाती है और वक्त सुबह के 11 बजे का होता है। अब जैसा कि स्वाभाविक था, संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से भी संपर्क साधते हैं क्योंकि उनका मौके पर होना लाजमी था, क्योंकि शिकायत जो है वो शिकायतकर्ता ने की थी।
एवज में जो जवाब शिकायतकर्ता दूरभाष पर देता है, जिसका रिकॉर्ड तक स्टेट समाचार के पास है, उसमें वो आने से पूरी तरह से इनकार कर देता है और इसके साथ साथ वो ये दुहाई देता है कि उसकी जान को खतरा है। जब भी मौके का अधिकारी उसको उस वार्तालाप में ये समझाने की कोशिश करता है कि एसएचओ कंसर्न मौके पर होगा और ऐसी कोई स्थिति बनने की कोई संभावना नहीं है, लिहाजा आप मौके पर आएं, लेकिन वो मौके पर आने से दो टूक शब्दों में इनकार तो करता ही है, अलबत्ता उन तमाम आरोपियों पर एक तरह से परोक्ष ढंग में आरोप भी जड़ देता है कि वो इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसके बाद जब जांच होती है तो उसमें तमाम आरोप निराधार पाए जाते हैं। मैं अब थोड़ा तफसील से बता दूं। जैसे पहला आरोप जिसका मैंने जिक्र आपसे किया कि वो जो सरकारी स्कूल है उसकी दूरी उक्त ईंट भट्ठे से महज कुछ 100 मीटर की है, ये एक सच बात है। लेकिन जब पड़ताल की गई तो उसमें यह पाया गया कि जब साल 2010 में वो ईंट भट्ठा प्रभाव में आया था, उस वक्त के जो नियम थे उनके अनुसार ये दूरी करीब करीब 150 मीटर की थी और उस लिहाज से ये शख्स कानूनी तौर पर इस भट्ठे को स्कूल से उतनी दूरी के बीच में चलाने के लिए पूरी तरह से हम यूँ कहें कि उसको ये इजाज़त थी कि वो इस भट्ठे को चला सके। अलावा इसके इसमें ये आरोप लगाए गए कि जो भट्टे की चिमनी है उसकी लंबाई पूरी नहीं है, जो अंदर लैडर लगी है उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, वगैरह वगैरह। ये तमाम आरोप भी जो है निराधार पाए जाते हैं। और जब समाचार अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाता है तो एक बड़ी अलग तरह की कहानी इस पूरे मामले में सामने आती है। दरअसल शिकायतकर्ता आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से इन दो ईंट भट्ठों के खिलाफ निरंतर शिकायतें करता चला जा रहा था। उसने न केवल जम्मू व कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को शिकायतें की थी, अपितु उसने कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी उसने कंप्लेन की थी। लेकिन जो दावा इसके बाद की पड़ताल में और रिपोर्ट में किया गया वो काबिले जिक्र है। इस रिपोर्ट में एक वरिष्ठ IFS अधिकारी जिनका नाम BM शर्मा है और जिनकी एक बड़ी साफ छवि मानी जाती है ब्यूरोक्रेसी में, वो लिखते हैं कि शिकायतकर्ता महक आनंद ने जितने भी आरोप लगाए हैं ना केवल वो बेबुनियाद हैं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इन आरोपों को अपना कोई निजी स्कोर सेटल करने के लिए, यानी अपनी जाति रंजिश को सेटिस्फाई करने के लिए लगाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता ने पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को जड़ से हिला दिया और ऐसे तमाम महकमों को इस जांच में एक तरह से जबरन शामिल करने की कोशिश की जिसका ना तो कोई इससे लेना देना था और ना ही जांच में कोई सच ऐसा निकल कर सामने आया जिसमें शिकायतकर्ता के आरोप जो हैं वो सही पाए जाते। इस रिपोर्ट के अंत में ये अधिकारी यहाँ तक कहते हैं कि शिकायतकर्ता जानबूझकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है और रिकमेंड करते हैं कि शिकायतकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानूनन ढंग से की जाए। तो अब इस पूरे मामले के बहुतेरे पहलू हैं जिनको मुझे लगता है हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, ये सच है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हाथ की दिखने वाली ये पांचों उंगलियां बराबर हों। यही इस मामले में हुआ। अब अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम, जैसे कि मैंने जिक्र किया आपके साथ कि जिन लोगों के खिलाफ मामला चला, जिन लोगों को इस पूरे मामले में दोषी पाया गया, उनका तो इस शिकायत में कोई जिक्र था नहीं। अलबत्ता एक ऐसे भट्ठा मालिक को इस पूरे मामले में लपेटने की कोशिश एक सोची समझी साजिश के तहत की गई जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। अलबत्ता मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जो एंटी करप्शन कोर्ट ने जो आदेश पारित किया, जो जजमेंट दी, उसमें जिन खसरा नंबर का जिक्र है वो खसरा नंबर भी
दर्ज शिकायत के साथ मिलते नहीं हैं। तो कमोबेश एक बात तो तय है कि शिकायतकर्ता ने एक बड़ी बेजा किस्म की मंशा को जहन में रखते हुए इस पूरे मामले का तुष्टीकरण करने की कोशिश की। मामले में जिस ईंट भट्ठा संचालक को या उसके वालिद को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई और जिसका जिक्र मैंने बड़े तफसील से किया, अब जरा उनका बयान भी सुन लेते हैं। इस समय हम कंग्रेल में एक भट्टे के ऊपर खड़े हैं। भट्टे के ऊपर काम लगा हुआ है, लेकिन जिनका ये भट्टा है उनके ओनर जो हैं वो हमारे साथ हैं। इस भट्टे के ओनर कमलजीत सिंह जी। अच्छा कमलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कुछ सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं। जैसे ये भट्टे जो हैं, आपके कितने भट्टे हैं? सर 2 भट्टे, एक मेरे फादर साहब के नाम स्टैंड करता है। हम 3 भाई हैं, एक मेरा है। जो तो इन भट्टों के क्या नाम है? जी, इसका जो नाम है ये है नेशनल ब्रिक किलन। ये इसके ओनर है मेरे फादर साहब सरदार महेंद्र सिंह जी। ठीक है। वो दूसरा भट्टा है वो नॉर्दर्न ब्रिक किलन है। दूसरा अरुण दिखाओ, दूसरा वो जो दूर दिख रहा है। जी सर। अच्छा। जी सर, ये मेरे नाम पे स्टैंड करता है। मेरा नाम कमलजीत सिंह है। ठीक है। भट्टे का नाम है नॉर्दर्न ब्रिक किलन। जी सर। तो ये भट्टे जो हैं लीगली तरीके बिल्कुल से? सर, लीगल तरीके से चल रहे हैं। अच्छा जी सर। और लाइसेंस वगैरह है? बिल्कुल सर, है, लाइसेंस है। रिन्यू भी करवाया हुआ? टाइम टू टाइम रिन्यू करवाया हुआ है। 2017 के बाद हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ये हम ही नहीं है, सब भट्टे जितने भी हैं जम्मू प्रोविंस में सबके अप्लाई हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई हो रखे हैं। 2023 तक हमारी फ़ीस भरी हुई है। वो डीसी ऑफिस में फाइलें हमारी वहाँ पे ही है। जब बाकी भट्टे वालों के होंगे हमारे भी हो जाएंगे साथ में। ये तो कोई कारण है वो लोग रिन्यू नहीं कर रहे हैं? वो यूटी बन गई है, नए कुछ क्राइटेरियाज आ गए हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी की है। अच्छा जी जी। तो इस ज़मीन को लेकर कोई डिस्प्यूट? कोई डिस्प्यूट नहीं सर। ये हमने खरीदी हुई है, लोकल गांव वालों से परचेज़ की हुई है। रजिस्टर्ड लैंड है हमारे पास, इसके पूरे पेपर्स। कोई ऑक्शनिंग वगैरह में तो नहीं? कोई ऑक्शनिंग नहीं। यहाँ पर हमने सुना था कि कोई ऑक्शनिंग हुई है, उसमें भी धांधली हुई है और कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रजिस्टर्ड की थी कुछ साल पहले। तो वो ज़मीन? नहीं, वो ज़मीन नहीं है सर, ये हमारी परचेज़ की हुई ज़मीन है लोकल से, ये हमारी। अच्छा। वो ज़मीन नहीं है, वो अलग ज़मीन है सर। वो सामने दिखाई दे रहा है, आप उस पर कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं। इस तरफ? हाँ, बाउंड्री बाल हुई हुई है, उसको गेट लगा हुआ है, वो ज़मीन है वो। अच्छा। हाँ जी, वो कोर पार्टी, ये हमारी खुद की परचेज़ की हुई 1997 से हमने ये परचेज़ कर रखी है। ये लैंड कुछ 2007 में की हुई है परचेज़ लोकल गांव वालों से। किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है? कोई परेशान बिल्कुल सर, लोकल को ऐसे ही कोई हमें कोई हरास कर रहा है जानबूझ के। आरटीए लगा रहा है हमारे पे, कोई कंप्लेन कर रहा है, झूठी कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन कर रहा है सर? कंप्लेन कर रहा है कि ये इनके पास वो नहीं, कंसेंट नहीं है। कंसेंट हमारे पास है, 2023 तक है हमारे पास, लाइसेंस हमारे अपडेट है। झूठे हमारे पे वो झूठी कंप्लेन कर रहा है। तो वो आगे डिपार्टमेंट को आपने सारी चीज़ें बताई है? वो उन्हीं को डिपार्टमेंट को ही आगे बताना है कि हाँ उन्होंने सब कुछ आगे जवाब देना है। वो आए थे, इंस्पेक्शन करके गए हुए हैं यहाँ पे, तो वो डिपार्टमेंट देगा जवाब। तो ये थी वो रिपोर्ट जिसमें आपने देखा कि ये वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी अपनी रिपोर्ट में किस ढंग से सच्चाई का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। सच्चाई का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को डंके की चोट पर पेश किया है और तमाम तथ्य और साक्ष्यों को साथ संलग्न किया है। क्या कहते हैं ये वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी, जरा इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। उसमें इन्होंने अपना कहीं नाम नहीं लिखा और एक महक आनंद लेडी है, उनके नाम पे इन्होंने कंप्लेंट दी। महक आनंद उनका नाम है और डॉक्टर ऑफ लेट श्री रविंद्रनाथ आनंद छन्नी हिम्मत का कोई उनका एड्रेस लिखा और इन्होंने आके मेरे नाम से उनको उनकी कंप्लेंट मेरे को एड्रेस करी, क्योंकि मैं मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। मैंने इनको बड़े प्यार से सुना। उस कंप्लेंट में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि ये जो महक आनंद है, इनके शायद दादा के, इनके फादर की कोई लैंड है जिसपे किसी ने ब्रिक किल लगाए हुए हैं। तो इन्होंने कहा जी ये हमारी, मैंने कहा ये महक कहाँ पे हैं और क्या है? इन्होंने कहा जी मेरी वाइफ है ये, तो उनके नाम पे मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। तो हमें लगा कि देखिए पब्लिक ऑफिस है, हमें हेल्प करनी चाहिए अगर किसी ने फ्रॉडलेंटली कोई किया हो तो हमारा फर्ज बनता है। तो हमने देखा कि और ये जो 2 ब्रिक किलन थे उनके नाम पे इन्होंने कंप्लेंट करी हुई थी, एक था नॉर्दर्न ब्रिक किलन और एक था नेशनल ब्रिक किलन करके।
ये तहसील बलवाल में है, काफी दूर है जहाँ से इनका रेजिडेंस है। ये दोनों मेरे ख्याल से शनी हिम्मत और गांधीनगर के आसपास रहते हैं। ये जो राजीव गंडोत्रा है शायद ये गांधीनगर रहते हैं, और महक नाम का जो एड्रेस लिखा हुआ है कंप्लेन में वो शनी हिम्मत का लिखा हुआ है। तो इन्होंने आके जो फरवरी 2020 में कंप्लेन लिखी उसमें बड़ा क्लियरली लिखा कि ये हमारे दादा की जमीन है, कि फादर की जमीन है, 11-12 कनाल है जी। तो इस पे इन्होंने जबरदस्ती चोरी से हमारी जमीन छीन ली है और इस पे इन्होंने ब्रिक किल लगाए हुए हैं। ये दो बाप बेटा हैं, एक नॉर्दर्न ब्रिक किल है और एक नेशनल ब्रिक किल। एक महेंद्र सिंह जी हैं और कोई एक कमल जीत है उनके। तो हमने कहा ठीक है, अगर आजकल वो तो आपका सिविल सूट है, आप जाके लैंड के कागज अगर आपके हैं तो आप लीजिए गवर्नमेंट से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो प्योरली पोल्यूशन पार्ट को देख के उनको लोगों को परमिशन देता है ब्रिक किल चलाना हो तो। हमारा साइटिंग क्राइटेरिया रहता है, उसने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाई तो उसके बेसिस हम उसको करते हैं जी। तो जब ये कंप्लेंट हुई तो मैंने फाइल मंगवा के देखी, और फाइल में इन लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल से रिन्यूअल नहीं करवाया होता, तो काफी चिट्ठियां नोटिस किए हुए थे जी। तो हमने सोचा कि जब इनके पास रिन्यूअल नहीं है तो इसलिए इसको कार्रवाई करनी चाहिए। किसी का चलो हेल्प हो जाएगी, कोई कंप्लेंट करने आया है तो चलो हेल्प हो जाएगी। तो हमने इसको कार्रवाई करते हुए लीगली उसको क्लोजर नोटिस दिया कि भैया आपके पास कंसेंट जो वैलिड नहीं है। तो वो जो किल वाले थे जो सरदार जी हैं, कोई बुजुर्ग से हैं जी, उन्होंने आके जब हमें सारे कागज दिए, उसमें डिप्टी कमिश्नर से एनवायरमेंट क्लियरेंस भी देनी होती थी, वो भी हुई थी, सारे कागज ठीक थे। हमने फील्ड से वेरिफिकेशन करवाया, फील्ड में जो हमारे साइटिंग क्राइटेरिया वो फुलफिल करता था जी। उसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगनी होती हैं, उसकी जो चिमनी की हाइट है वो 103-4 फुट होनी चाहिए, जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, वो भी ठीक थी, सारा ठीक था। तो मैं बिल्कुल ठोक बजा के जब देखा कि इस बुजुर्ग का सारा कुछ ठीक है तो हमें वाजिब नहीं लगी कि इसको हमने क्लोजर विड्रॉ करके उसको परमिशन दे दी, जो हमारा काम है जी। जिसके पास परमिशन खत्म हुई हो तो उसको हम लोग पहले नोटिस देते हैं, भैया परमिशन ले लो, तुम्हारी खत्म हो चुकी है। नहीं लेता तो हम क्लोजर करते हैं। फिर वो जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको वापस कानूनन तौर पे उसको हमने अलो करना है। ये हमारा ड्यूटी है, इसमें हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो जब हमने उसको परमिशन दे दी तो अच्छी तरह से सारे कागज वेरीफाई करके दी, इसमें कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं रहा, तो हमने उसको अलो कर दिया। अब इनको लगा कि भाई इन्होंने उस पर बड़ा रिएक्ट किया कि जमीन अपनी खाली करवाने के चक्कर में था, तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को इन्वॉल्व करके, और इसने उसमें हमारे चेयरमैन थे श्री श्रेष्ठ चुग साहब, मेरा नाम, मेरे रीजनल डायरेक्टर का नाम, मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का नाम, फिर जो हमने क्लोजर पहले इशू किया था जिसको हमने बाद में विड्रॉ किया ऑन मेरिट, उसमें डिप्टी कमिश्नर जम्मू का नाम, उनके तहसीलदार का नाम, ACR का नाम, फिर तहसीलदार का नाम जी। मेरे को लगता नहीं है कि इसने 10-12 लोगों का नाम लिया कि सारे के सारे खराब हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। ऐसा इसने फेक और फ्रिवलेंट बिल्कुल एलिगेशन सारी दुनिया पे लगा दिए जो भी इसमें इन्वॉल्व जी। तो उसके लिए इसने बड़ा मिसयूज भी किया। RTI से एप्लीकेशन मंगवाई, हर जगह RTI लेके डाटे निकाले जी। और इसने फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा, फिर उसके बाद CBI को भी लिखा हम लोगों के खिलाफ, फिर इसने इसको लिखा, विजिलेंस में भी गई चिट्ठी। वो हमने सबको जवाब दिया कि ये बिल्कुल मेरिट पे हुआ है और ये बंदा बिल्कुल फ्रॉड है, जिसमें एस्टैब्लिश होता है कि इसने पूरी की पूरी गवर्नमेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस, इसको मिसयूज किया है अपने पर्सनल गेन के लिए। हाँ, अपने और वो भी गलत तरीके से। लैंड ग्रैबर है, मेरे को अभी पता चला कि उन लोगों के नाम पे जो जमीन जो ये कह रहे हैं कि हमारी वाइफ के नाम, हमारी वाइफ के बाप के नाम पे थी जी। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड भी हमने देखा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो उन सरदार जी के नाम पे जमीन म्यूटेट हुई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड पूरा क्लियरली बोलता है कि ये उनकी जमीन। बिल्कुल, आई गॉट इट। शर्मा जी, मैं मुख्तर शब्दों में बात को खत्म करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो रिकॉर्ड मुझे में उपलब्ध है, अगर हम उसकी बात करें तो एक बात ये भी सच है कि ये जो पूरी आनंद फैमिली है, इनके साथ किसी जमाने में जाती हुई है और ये बात कोर्ट में प्रूव हो चुकी है। और एक जजमेंट जो है वो एंटी करप्शन कोर्ट की, वो साफ साफ बताती है कि नीलामी में तत्कालीन जो SFC के चेयरमैन थे एजाज अहमद, जो बाद में कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू बने, उनसे लेकर शहर के कुछ नामी व्यवसायी जो थे वो उसमें शामिल थे। ये एक अलग मसला है। लेकिन जिस जमीन का हवाला दिया गया और इन दो ब्रिक लेन्स की बात की गई, इन दोनों ब्रिक लेन्स में जो लैंड है उसका उस जमीन से कोई लिया दैया नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती देखिए,
मैं तो ये बता रहा हूँ, ये जो आदमी जिसका नाम गंडोत्रा मैंने बताया है जी, मेरे को तो इसका उस लेडी जिनके नाम पे इन्होंने दिया है वो भी बड़ा मशकूक सा लगता है, रिलेशन इनका भी। जी, जी, और दूसरा देखिएगा, ये कुछ नहीं तो कम से कम एक अखनूर साइड पे है और ये लोग यहाँ रहते हैं। इन्होंने एनवायरनमेंट का इशू रेक करते हुए जो कहीं से लिंकेज नहीं बनती है कि वहाँ से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ 10 किस्म के और भट्ठे लगे हुए हैं, 10 किस्म की और इंडस्ट्री लगी होगी। तो ये इन दोनों को लेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर पे चढ़ के ये आदमी अपने पर्सनल जो है वो उसको सेटल कर रहा है, पर्सनल जो इश्यूज हैं, और वो भी फ्रॉडुलेंटली कर रहा है। मेरे को कहीं से इनपुट भी मिला है, बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है, ब्लैकमेलर है। यही विजिलेंस पे मैंने सुना कोई FIR वगैरह हुई है, कोई MBBS सीट का कुछ धंधा करते हैं। आप थोड़ा सा इसको खंगालिएगा, ये लोग ठीक नहीं है समाज के लिए। बड़े मैंने भी सुनने आया, मैंने तो जहाँ पे भी इन्होंने कंप्लेंट करी और बिल्कुल फाल्स फ्रिवलस कंप्लेंट करी है, मैंने सबको लिखा कि ये लोगों के खिलाफ जो गवर्नमेंट मशीनरी, एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो इतने सारे, यही देखिए एक ऑफिसर खराब हो सकता है, 2 हो सकते हैं। अब देखिए कुछ नहीं तो इसने 10 अफसरों को बोला कि 10 के 10 खराब हैं और ये ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। जी, लोग बड़े इंटीग्रिटी वाले हैं जिसके ऊपर इन्होंने लाछन लगाया, और ऐसे लोगों को समाज में नंगा करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट मशीनरी को मिसयूज करके, RTE एक्ट को मिसयूज करके ये जो ऑनेस्ट तरीके से लोग काम करते हैं उनके ऊपर उंगली उठा के ये उनको हरास करते हैं। और मैंने जब विजिलेंस में भी मैंने रिपोर्ट करी, गवर्नमेंट ऑफ JNK को करी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। ये अननेसेसरी हरासमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑफिसर्स को इन्वॉल्व करके सोच रहा है कि सारे गलत, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये वो एक नीति हो गई कि सब काले हैं और मैं उजला हूँ। बट एनी हाउ, इस पूरे मामले का जो लबोलबाब है वो काफी हद तक सामने आ चुका है, और ये जो रिपोर्ट्स आपने तमाम महकमों को लिखी उससे मेल खाता है। अंत में मेरा शर्मा जी आपसे एक और सवाल रहेगा, आपका भी नाम जो है ब्यूरोक्रेसी में बड़े एक साफ सुथरी छवि के साथ देखा जाता है, लिखा हुआ है। तो मेरा अंत में आपसे एक सवाल है कि एक ये अलग तरह का अनुभव आपके लिए रहा, और हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक बड़ी लंबी जमात है ऐसे लोगों की जो इंसाफ के लिए लंबी जद्दोजहद करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि वही लोग बाद में जो है वो बजाय विक्टिम होने के कल्प्रिट साबित होते हैं। तो ऐसे मामलों में गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहना चाहिए? गवर्नमेंट को इनको एक्सपोज करना चाहिए। मेरे को लगता है कि मैं शायद डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ इनको क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट करनी चाहिए, और क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेट करके इनको इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। ये लोग मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, इसने बहुत हरास करा है सबको। ये तो अपना लैंड ग्रैबर है बहुत ज्यादा, इसके खिलाफ FIR हुई नहीं है। ये लोग, इनका रिलेशनशिप जो है, इसने हमारे दफ्तर में आगे बोला जी मेरी वाइफ का है, तो हमने बड़ा सिंपल, हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी आए सिटीजन उसकी हेल्प करना और जो जेन्युइन कंप्लेंट उस पर एक्ट करना। लेकिन इसने पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारा दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर, तहसीलदार का दफ्तर, सबको इन्वॉल्व करके इसने अपने पर्सनल जो फ्रॉडुलेंटली उस लैंड को ग्रैब करने के लिए, वो जो स्टोन क्रशर वाले जो है, सॉरी ब्रिक किन वाले हैं, उनके नाम पे रेवेन्यू के पेपर हैं, वो मालिक हैं उस जमीन के। तो इसने मिसयूज करते हुए उनकी लैंड ग्रैब करने का ये अटेम्प्ट करा है, जिसमें इसने सारे लोगों को मलाइन किया है। तो बहुत गलत है, ऐसे लोगों को समाज में नंगा करना चाहिए, तभी सिस्टम चलेगा। और हम लोग, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी, मेरा रीजनल डायरेक्टर भी, हम लोग इसके खिलाफ डिफेमेशन का कोर्ट में केस फाइल करने वाले हैं। इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। शर्मा जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये जान करके कि सच्चाई का एक पहलू ये भी था जो अभी आपने हमें बड़े मुख्तर ढंग से बताने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ जो अंत में कहना चाहूँगा, ये सच है कि आज हमारा देश स्मार्ट हो चुका है। हर 10 में से 8 लोगों के पास स्मार्टफोन है। लेकिन हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी व्यक्ति विशेष या अधिकारी विशेष पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं, तो हम ना केवल उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि उसकी कर्तव्य निष्ठा को भी सवालों की जद में ला खड़ा कर रहे हैं। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर कोई ऐसा अधिकारी जिसके घर में 4 और लोग जो उसके परिजन हैं वो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, और उनको जब अपने किसी घर के अजीज की, किसी परिजन की ऐसी कोई
खबर या ऐसा कोई आरोप देखने को मिलता है तो उस शख्स पर क्या बीतेगी। ऐसा ही इस मामले में हुआ। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हम तमाम भारतवासियों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ के साथ लड़ें, सामने आए, लेकिन ये ध्यान भी हम साथ साथ रखें कि जो आरोप हम लगा रहे हैं, जिन आरोपों को आधार बनाकर हम सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता क्या है। एक और अंतिम बात जो मैं अंत में कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, जम्मू शहर में बोबाइन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लाखों रुपए की धांधली में और करोड़ों रुपए के इस काले कारोबार में अमूमन ये देखा गया है कि अंकुश नहीं लग पाया, लेकिन बीते कुछ महीनों में जिस डीसी कार्यालय का जिक्र इस खबर में हुआ, जिस पर आरोप ना केवल आरटीआई एक्टिविस्ट प्रोफेसर एसके भल्ला ने परोक्ष रूप से लगाए और शिकायतकर्ता ने भी जिस महकमे को सवालों की जद में लाने की कोशिश की, उस महकमे ने ना केवल बन टोल प्लाजा पर एक चौकी स्थापित की ताकि इस बोबाइन स्मगलिंग को रोका जा सके, अलबत्ता महकमे ने एक आदेश पारित किया जिसके तहत कल तक एक बड़े ट्रक में जहां 8 पशुओं को ले जाने की इजाज़त थी, उस संख्या को कम करके 6 कर दिया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिन निरीह और निर्दोष पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, उनके मांस के लिए जब उनकी संख्या एक ट्रक में कम कर दी गई तो उस पूरे ट्रक की जो ब्लैक मार्केट में कीमत है वो भी कम हो गई। लिहाजा बोबाइन स्मगलिंग पर अंकुश लगा। तो कमोबेश हमें ये देखना चाहिए कि जब हम पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं और ऐसे आला अधिकारियों को किसी ऐसे मसले में उलझाकर किसी भौतिक स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं, वो अपना कार्यालय छोड़कर आते हैं, तो वो तमाम लोग भी सफ़र करते हैं जो उस कार्यालय में अपने कामों के लिए, अपने निजी सरकारी कामों के लिए आए होते हैं। मुख्तसर शब्दों में मैं इतना ही कहूँगा, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज़ में एकजुट होकर लड़े, लेकिन इसके साथ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी निर्दोष, किसी कर्तव्यनिष्ठ और किसी ईमानदार अधिकारी या सरकारी कर्मचारी पर नाहक उंगली ना उठाई जाए जो अपना काम जो है पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है। अन्यथा ऐसे लोग जो गिनती में कम है और अपना काम सही कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मनोबल भी कम हो जाए और वो भी अपने काम को सही ढंग से अंजाम ना दे सके। आज के इस कड़ी में इतना ही। अपने इस खादिम जगदीप सिंह को इजाज़त दीजिए। एक मर्तबा पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी ज्वलंत और संवेदनशील मसले को लेकर। नमस्कार, शब्बा खैर।